हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम और आज हम टर्म 2 में मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें दो टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक तरह से रिवाइज करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज किए जाते हैं और किस किस कंसेप्ट पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन समझते हैं। एनी क्वाड्रेटिक या एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि किसी भी px इज इक्वल टू 0 के फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक तभी बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोलेंगे जब जो पॉलिनोमियल है इसमें px उसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। दैट मीन्स एक पॉलिनोमियल होगा px, ठीक है, जहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है, x, और x की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 है। तो पावर 2 है यानी कि डिग्री 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, जब इसी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख देंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे कोई भी एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम डिग्री तो इसकी 2 है इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, यहाँ पे a, b और c जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड साथ ही साथ a इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी इसके साथ में, तब हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि a यदि 0 हो गया तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही 0 हो गया, तो इस इक्वेशन में x स्क्वायर बचेगा ही नहीं, और x स्क्वायर नहीं बचेगा तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है, मतलब इसमें जो भी डिग्री है पॉलिनोमियल की, वो 2 नहीं होगी, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे। इसलिए ये कंडीशन है कि a नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन था। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0 इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी एक रियल नंबर है, मान लिया अल्फा, कोई भी एक रियल नंबर है अल्फा, इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट हम तभी बोलेंगे जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, नीचे लिखा है सो एनी रियल नंबर विच सेटिस्फाई अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, जो अभी अभी हमने इसके ऊपर वाली लाइन में समझा था कि कोई भी एक रियल नंबर जो कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हुई रूट के बारे में बातें कि रूट हम कब कहेंगे, जब वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कोई भी रियल नंबर, तो वो उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहा जाएगा, रूट कहा जाएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे
अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि एक रियल नंबर हम लेते हैं अल्फा, इसको हम रूट तब बोलेंगे जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी वेरिएबल है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अल्फा पुट करेंगे। तो जब अल्फा पुट करेंगे तो ए एक्स की जगह अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब ये रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पूरी तरह से, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 बनेगा और राइट हैंड साइड में 0 के बराबर है, तभी हम इसको बोलेंगे कि जो अल्फा है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जो अभी तक हमने पढ़ा, जो डेफिनेशन पढ़ी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और जो रूट की डेफिनेशन पढ़ी, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, चेक वेदर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। मतलब ये है कि जो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है उसको चेक करना है कि क्या वो इक्वेशन जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कोई भी जो कि px इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है, जहाँ पे जो px पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो सेम हम क्या करेंगे, अब ये जो गिवन है इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसको हमें लाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो होगा a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, दैट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर तो 1, और a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 2ab, तो 2 टाइम्स a यानी कि 2x और b यानी कि 1। तो ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस इधर लिखा है 4x स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस का प्लस का 4x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचा यहाँ पे 1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 4x और यहाँ क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिला वो है माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख दिया। मतलब ये गिवन इक्वेशन क्या है, माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से चेक करना है, यहाँ से कंपेयर करेंगे, यदि ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती तो हम इसको क्या बोलते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते। मतलब इसमें यदि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है यदि 2 होता तो हम इसे क्या बोलते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते। लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट। तो आंसर में हमें क्या लिखना है, आंसर में लिखना है द एबव गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज in the given equation the highest power of variable is 1, so it is not quadratic equation। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे ये एक और क्वेश्चन है, इस पे जो हमने दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0,
तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो क्या है, 2 है। एक रूट क्या है, 2 है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक रूट है यानी अल्फा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। फिर पूछा गया है कि k की वैल्यू बतानी है, यानी कि इस इक्वेशन में k जो है एक और वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या होगी यदि इस इक्वेशन का एक रूट जो है 2 है। तो हमने ये पढ़ा था अभी कि कोई भी रियल नंबर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तभी कहा जाएगा जब वो रियल नंबर उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ हम उस रियल नंबर को पुट करेंगे, उस रूट को पुट करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तभी वो रूट होगा। और यहाँ बोला गया है कि 2 एक रूट है। रूट होने का क्या मतलब है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ बोल दिया गया है कि रूट है, इसलिए हम इसको सेटिस्फाई कराने के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा तभी रूट है। तो चलिए अब हम वेरिएबल की जगह x अल्फा इज इक्वल टू 2 जो है यानी कि 2 को रखते हैं। तो यहाँ x की जगह हमने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, या फिर यहाँ पे यदि लैंग्वेज लिखी जाए कि एग्जाम में हम कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि गिवन अल्फा इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो x is equal to 2 will satisfy the given equation, the given equation। ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब सेटिस्फाई कराने का मतलब है x इज इक्वल टू हमें 2 पुट करना है कहाँ पे, गिवन इक्वेशन में। तो x की जगह पे हम जब 2 पुट करेंगे इसमें तो होगा 2 का स्क्वायर प्लस का k इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है, यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से इसको हम और सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा 2k 8 और 4 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करें तो 2k इज इक्वल टू माइनस 12, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 12/2 दैट इज माइनस 6। तो k की वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस 6। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6। k की वैल्यू ही पूछा था, k की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, गिवन रूट को उसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो वहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 6। ये हमारा आंसर है। इसको हम किस में, ब्रैकेट में या बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आंसर है। चलिए, तो हम कोई भी एक रूट है यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहाँ से जो भी वेरिएबल होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस रूट को सेटिस्फाई करा करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगले कंसेप्ट की, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। आपने पढ़ा होगा क्लास में कि फैक्टराइजेशन मेथड में जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इज इक्वल टू 0। तो जो भी इक्वेशन गिवन होती है इस फॉर्म में, हम उसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन करते हैं मतलब इसमें मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके फिर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और वहाँ से 2 फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, फिर 0 से इक्वेट करके x की 2 वैल्यू वहाँ से निकालते हैं, जो कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए x की वैल्यू होती हैं या फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आगे चलते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका ध्यान रहे, एग्जाम में जिस मेथड से पूछा गया है उसी मेथड का यूज करना है।
अब यहाँ बोला गया है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं आपके पास, इसको सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, गिवन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये दिख रहा है कि माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 2x स्क्वायर उसके बाद माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं। तो 2 को हम उधर ले जाकर के डिवाइड कर देते हैं तो बचता है x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 3 को हम उधर ले जाते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे x स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखने लगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस फैक्टर को भी 0 से इक्वेट करेंगे और इस फैक्टर को भी 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब इसको करेंगे 0 से इक्वेट तो x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। तो x की एक वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3। सिमिलरली जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से, x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 3। तो x की 2 वैल्यू यहाँ से मिल गई, एक तो माइनस अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 3। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब ये यहाँ जो x की 2 वैल्यूज आई थी, ये दोनों x की जो दोनों वैल्यूज हैं यही कही जाएंगी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट ये कहे जाएंगे। यानी कि एक रूट है क्या, माइनस अंडर रूट 3, और जो दूसरा रूट है वो है अंडर रूट 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि उनका सम आ जाए 7 और प्रोडक्ट आ जाए इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 2 का किस में, 5 अंडर रूट 2 में। तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 और मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 10, 10 मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे। अब इसी 10 को हमें, इस 10 को हमें ब्रेक करना है इस तरह से कि क्या हो, मल्टीप्लाई करने पे तो 10 मिले लेकिन प्लस करने पे कितना मिले, 7 मिले। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 और 5, 2 और 5 को यदि सम किया जाए तो मिलेगा 7, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो मिलेगा 10। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे इसको, इसी 7x को हम ब्रेक करेंगे 2 और 5 में। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख दिया हमने। 7x को हमने ब्रेक कर दिया 2x और 5x में। ठीक है, अब क्या लेंगे इसमें हम, कॉमन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में अगला स्टेप क्या होता है, हम कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा और इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 2x जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ 2x था तो x तो बाहर आ गया तो बचा 2, 2 में से भी अंडर रूट 2 कॉमन होगा तो बचेगा अंडर रूट 2। सिमिलरली प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। फिर अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस अंडर रूट 2, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, अंडर रूट 2x प्लस
5 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को इंडिविजुअल ले जा करके हम 0 से इक्वेट करेंगे तो एक बार x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। और एक बार अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से हमें अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, माइनस 5 बाई अंडर रूट 2। तो x की दो वैल्यूज यहाँ से मिल गई, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स कौन कौन से हैं, एक तो माइनस अंडर रूट 2 है और दूसरा माइनस 5 बाई अंडर रूट 2 है, ठीक है। चलिए जो भी आंसर आएगा उसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है, ताकि वो हाईलाइट दिखे। चलिए आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसको सॉल्व करना है x के लिए। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू बतानी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। मतलब यदि मेथड मेंशन नहीं है तो हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड ही पढ़ा था, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में यदि मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम फैक्टराइजेशन वहाँ यूज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो पहले हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उससे ब्रेक करते हैं इसको, मतलब इसको लिखते हैं उस फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। कुछ हमने किया नहीं, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट वैल्यू को, और जो आता है, ठीक है, अब उसको हम ब्रेक करते हैं ताकि प्लस करने पे ये मिडिल वाला टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट मिले। तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। इसी को हमें ब्रेक करना है इस तरह से कि इन दोनों को जब प्लस करें तो मिले माइनस 2a और मल्टीप्लाई करने पे तो यही वैल्यू मिले। तो एक बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। यदि दोनों को प्लस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, 2a। तो प्लस करने पे 2a मिल रहा है, लेकिन ये बोला गया है कि माइनस 2a मिले, मतलब इनको माइनस साइन से यदि हम प्लस करें तो यहाँ माइनस साइन मिलेगा, तो माइनस 2a तो मिल जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में भी ये फैक्टर मिल जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसका जो हम ब्रेक करेंगे सिंपल इन्हीं दो फैक्टर में ये ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ये फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने लिख दिया सिंपली। अब इसी माइनस 2ax को हमने ब्रेक किया इस तरह से, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों से और इन दोनों से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से दिख रहा है कि x कॉमन होगा। x कॉमन ले लेने पे यहाँ क्या आएगा, x कॉमन लेने पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, माइनस a प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से यदि कॉमन लें तो क्या कॉमन हो रहा है, माइनस a माइनस बी, ये कॉमन हो रहा है। जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस, चूँकि कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी। तो अब x माइनस
a प्लस बी को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये मिला। अब इन दोनों को हम इंडिविजुअल क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। जब इसको करेंगे x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू a प्लस बी मिल जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इस दूसरे फैक्टर को यदि हम 0 से इक्वेट करते हैं तो x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो इधर जा कर के क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई, एक तो a प्लस बी और एक आई a माइनस बी। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसे श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। तो इसमें जो x की वैल्यू है या जो भी इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे यानी कि x की जो वैल्यू होंगी, उसे हम एक फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में a, b और c आपको दिख रहा है कि b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे जो ये अंडर रूट में जो वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और x की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी। एक बार जब हम माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखेंगे, और एक बार माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखेंगे। तो एक बार प्लस वाला साइन एक वैल्यू देगा x की, और एक बार यहाँ का माइनस वाला साइन एक वैल्यू देगा x की। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट आपने देख ही लिया, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसको दूसरे एक फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, जहाँ पे d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हमें रूट्स निकालने हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके निकालने हैं। चलिए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह पे क्या आएगा, b का क्या है, b x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे +1, तो -1 हो गया ये, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है यहाँ पे 4 है, तो इंटू 4, और c क्या है -2, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 टाइम्स a क्या है 4। तो ये हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये अंडर रूट की वैल्यू यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस,
यानी कि प्लस का ये 32 डिवाइड बाई क्या है 8, 2 4 जा 8। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 33 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब ये आगे फर्दर और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अंडर रूट से वैल्यू बाहर नहीं आ सकती। ये 3 × 11 लिखा है, पेयर नहीं बनेगा। तो x इजिकल टू यहाँ से आप दो वैल्यू लिख सकते हैं, एक तो -1 प्लस करके अंडर रूट 33/8। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x इजिकल टू -1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 8। तो एक तो वैल्यू x की ये आई और दूसरी वैल्यू x की ये आई। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमने x की वैल्यू निकाल लिया, यानी कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लिए। चलिए अब इस सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। क्या था सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, 3x² प्लस 4 अंडर रूट 3x और क्या था 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन था। यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हर क्वेश्चन में जहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ b क्या है 4 अंडर रूट 3, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट, अब b स्क्वायर करना है यानी कि 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है, तो 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a क्या है यहाँ पे 3 है और c क्या है यहाँ पे 4 है, डिवाइड बाई 2, a क्या है यहाँ पे 3 है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 4 अंडर रूट 3 माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। ठीक है, अंडर रूट में वैल्यू है, माइनस ये कितना हो जाएगा 48, ये भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। ये 48 ये तो 0 हो गई अंडर रूट वाली वैल्यू, तो ये कितना आ गया -4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 6। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया -2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3। इसको और अंडर रूट से कैंसिल आउट करते हैं तो अंडर रूट 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ से आ गया -2 बाई अंडर रूट 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। अब यहाँ x की एक ही वैल्यू आई, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो x की दो वैल्यू जाती हैं, x की कितनी वैल्यू जाती हैं, दो वैल्यू जाती हैं, और यहाँ तो एक ही वैल्यू आई। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब जो दूसरा रूट होगा वो भी क्या आएगा -2 अपॉन अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे अभी कि जब रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, या फिर क्या कंडीशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे फिलहाल दोनों रूट्स इक्वल हैं और वो क्या हैं -2 अपॉन अंडर रूट 3। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब है नेचर ऑफ रूट्स। अभी जिसकी मैं बात कर रहा था वो अगला टॉपिक ही है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या देखना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दो रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, मतलब वो रूट्स किस तरह से होंगे, कैसे होंगे। जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि रूट्स जो है वो एक ही रूट आया, मतलब कि जो दोनों रूट्स थे वो
इक्वल थे। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स रूट्स। अभी अभी हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, इन्होंने लेट किया है कि दोनों रूट्स, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है, ठीक है। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स। अभी अभी पढ़ा था हमने कि डिस्क्रिमिनेंट जो है डी वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डिस्क्रिमिनेंट है उस रूट्स का जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी आर डेल्टा। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको या तो डी लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं, डेल्टा। दोनों का मतलब ही है डिस्क्रिमिनेंट, वही लिखा है। अब बोला गया है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी। अब रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और इनके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ये हमें देखना है कि इसके रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के रूट्स लिखे हुए हैं कि तीन नेचर है इनका। कौन कौन सा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल और अनरियल। दैट मीन्स जो भी रूट्स होंगे वो क्या होंगे, या तो रियल रूट होंगे या फिर अनरियल होंगे, अनरियल जिसे हम इमेजिनरी बोल सकते हैं, जिसे हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब रियल रूट्स में भी दो तरह के होते हैं, एक कब, जब अनइक्वल आते हैं, जब क्या आते हैं, अनइक्वल, जब होते हैं अनइक्वल, या फिर जिसे डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट। दूसरा क्या है कि वो दोनों रूट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इसी को तीन पार्ट में लिखा है यहाँ कि जब रियल और अनइक्वल होंगे, यानी रियल और अनइक्वल होंगे, दूसरा रियल और इक्वल होंगे, और तीसरा जब रूट्स क्या होंगे, अनरियल यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये तीन तरह के रूट्स हैं, मतलब ये नेचर है रूट्स का कि रियल और अनइक्वल हो सकता है, रियल और इक्वल हो सकता है, और अनरियल हो सकता है। अब ये कब हो सकता है, मतलब पहला जो कंडीशन है रियल और अनइक्वल, ये कब हो सकता है, चलिए तो इसके लिए देखते हैं। जो पहला हमने देखा वो रूट्स कैसा देखा कि रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होंगे। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं, पहला है रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होगा, ठीक है। तो रियल और अनइक्वल रूट्स डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे। ये नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac था। तो यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे, और यदि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आती है, इससे प्रूफ हो जाता है, इससे हम बोल सकते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल एंड अनइक्वल हैं। मतलब वो रूट्स रियल भी हैं और अनइक्वल हैं, मतलब वो बराबर बराबर दोनों रूट्स नहीं हैं। तो ये कंडीशन होती है रियल एंड अनइक्वल रूट्स की। जो दूसरी कंडीशन है वो क्या थी, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन कब बनती है, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ तो था अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है। तीसरी जो कंडीशन है वो अनरियल, क्या थी, अनरियल रूट्स। तो अनरियल रूट्स कब बनेंगे, तो जब डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी,
तब हम उसको बोलेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, अनरियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन थी नेचर ऑफ रूट्स। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अभी हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा, उसी नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड जो है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि के की वैल्यू बतानी है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बोला जा रहा है कि इनके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। रूट्स क्या हैं, इक्वल है, यानी कि जो भी x की वैल्यू है वो दोनों ही क्या है, इक्वल है, यानी कि रूट्स इक्वल हैं। तो हमें बताना है k की क्या वैल्यू होगी, k क्या होगा ये बताना है। तो अभी अभी हमने कंडीशन पढ़ा कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0। अभी अभी पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तभी रूट्स इसके इक्वल हैं, और यहाँ दिया हुआ है कि रूट्स इसके इक्वल हैं, इसका मतलब भी है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, हम जानते हैं d जो है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3k, तो 3k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है, और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3k का स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर माइनस, इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 4 जा 16 इंटू 9 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम उधर ले जाते हैं तो यहाँ 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 इंटू 9 हो गया। 9 से 9 को कर देंगे कैंसिल। अब बचता क्या है, यहाँ पे बचता है k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया। जब k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4, और इस वैल्यू को, इस आंसर को ब्रैकेट में बंद कर देना है। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो प्लस 4 भी हो सकता है और एक माइनस 4 भी हो सकता है k की वैल्यू। प्लस 4 रखेंगे तो भी जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी रूट्स इक्वल आएंगे, और माइनस 4 रखेंगे k की जगह पे, तब भी जो इक्वेशन बनेगी उसके भी रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। चलिए, तो बस जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से हमें देखना है कि हमने कौन सी कंडीशन पढ़ी है, यानी कि इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन पढ़ी है, d ग्रेटर देन, इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0, और अनइक्वल रूट्स के लिए, रियल और अनइक्वल के लिए d ग्रेटर देन 0, और अनरियल के लिए d लेस देन 0। ये कंडीशन तीनों दिमाग में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ -5 is a root of quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0 and the quadratic equation p times x square plus x plus k is equal to 0 has equal roots, then find the value of k। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो कंडीशन गिवन है। पहले तो दिया है कि जो -5 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्या है, रूट है, एक क्या है, रूट है -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दूसरा जो अलग से दिया हुआ है वो दिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है इसके इक्वल रूट्स हैं। तो दो कंडीशन और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब हमें दोनों का यूज करना है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे गिवन है p और यहाँ भी गिवन है p। इसका मतलब ये है कि पहली जो इक्वेशन गिवन है और पहली जो कंडीशन गिवन है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी हेल्प से हमें p की वैल्यू निकालनी होगी। उस p के वैल्यू को हमें दूसरे इक्वेशन में रखना होगा। उसके बाद फिर दूसरे इक्वेशन की कंडीशन इक्वल रूट्स वाली अप्लाई करनी है इन द सेकेंड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर वहां से हमें k की वैल्यू पता चलेगी। क्योंकि यहाँ से हम k की वैल्यू निकालें तो यहाँ p भी पता नहीं है, p भी क्या है, अननोन है। ठीक है, तो उस p को कहाँ से निकालना है, इसके पहले जो इक्वेशन दी हुई है उससे, और उसको कैसे निकालेंगे, उसके साथ एक कंडीशन गिवन है। तो चलिए इसको देखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और ये बोला गया है कि -5 जो है
वो इसका क्या है, एक रूट्स है, ठीक है। -5 जो है वो क्या है, एक रूट है। चलिए, -5 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, सो x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसके पहले अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई भी एक यदि रूट है तो वो क्या करेगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x इज इक्वल टू -5 पुट करना है किसमें, इस इक्वेशन में। तो जब x की जगह पे -5 पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस का p इंटू 5 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25, ये 50 हो जाएगा, प्लस का ये 5p माइनस का 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 35, इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे तो 5p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 35। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। 5 को ले जाकर उधर डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो इस पहली इन्फॉर्मेशन से हमने p की वैल्यू निकाल लिया -7। अब इसी इन्फॉर्मेशन को यानी इसी p को यूज करना है इस दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। p की वैल्यू कितनी आई, -7 आई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो है p टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, p टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ये गिवन था और इसमें गिवन था कि इसके क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, यही गिवन था। p टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, इसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो फाइंड करना है k की वैल्यू, और p की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, -7। तो p की वैल्यू पहले -7 पुट करते हैं, पुट p इज इक्वल टू -7, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बता सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने x की p की वैल्यू क्या पुट करना है, -7। तो -7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का k इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -7 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया। माइनस से चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस k इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसके लिए बोला गया है कि इसके क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। क्या है, इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होने चाहिए, 0। यानी कि इस गिवन इक्वेशन का जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसको किसके बराबर पुट करना है, 0 के। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को हमें किसके बराबर पुट करना है, 0 के। और b की जगह पे क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की जगह पे क्या है, 7 है, और c की जगह पे क्या है, माइनस के इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। चलिए, अब इसको हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या बचता है, 7 माइनस 4 इंटू माइनस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं तो 7 इज इक्वल टू इसको और सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 के इज इक्वल टू 0। के वाले को उधर लेके जाते हैं तो 7 इज इक्वल टू, या इसको उधर लेके जाते हैं तो 4 के इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई -7/4। तो यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन थी और दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन गिवन था। पहली इक्वेशन जिसके लिए बोला था कि कोई एक रूट है, -2 शायद था,
इसका मतलब क्या है, उस इक्वेशन में हम उस रूट को पुट करेंगे तो वहां से एक वेरिएबल था p जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी -7, ठीक है। अब जो दूसरा इक्वेशन ये गिवन था p टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0, इसके लिए कंडीशन दिया था कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो पिछला हमने p निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और उसको पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, और फिर इसके लिए इक्वल रूट्स की कंडीशन लगानी है, यानी डी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 करना है, जिसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 हमने पुट किया, b की जगह 7 माइनस 4, a की जगह 7 और c की जगह माइनस k। इसको हमने सॉल्व किया तो 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया हमने, 7 माइनस 4 टाइम्स माइनस के, और ये 7 प्लस ये 4k हो गया इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू -7, तो k इज इक्वल टू -7/4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, तो फाइंड द नंबर, ठीक है। गिवन क्या है, चलिए पहले ये गिवन है कि द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज x, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि वो नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, नंबर को 1 के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये नंबर x, इसका रेसिप्रोकल 1/x, तो इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, क्या है 10/3, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10/3। इसको और सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10x। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। इसको इधर लेके आते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको जो इजी पड़े आप वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हम अभी इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से आया 9, ठीक है। अब इस -10 को ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है 9 है और प्लस करने पे -10 है, तो इसको 9 और 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इनको प्लस करेंगे तो -10x मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस 3, तो x माइनस 3 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3x माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको हमने 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 3 मिली, और जब इसको हमने 0 पुट किया तो 3x इज इक्वल टू क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 1 मिला, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 1/3, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू हमने निकाल लिया, मतलब x जो है यानी कि वो नंबर 3 भी हो सकता है और वो नंबर 1/3 भी हो सकता है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3 लिखना है, तो अब x के जगह यदि मैं 3 पुट करूँ तो भी ये 10/3 बनेगा। x के जगह यदि 1/3 पुट करूँ तो ये 1/3 प्लस 1/1/3, यानी कि ये 1/3 प्लस ये उलट के क्या होगा +3 तो बनेगा। तो मतलब x के जगह यदि 3 पुट करें तो भी वो नंबर 3 भी हो सकता है और वो नंबर 1/3 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306 देन फाइंड द नंबर्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर्स बी, क्या ले लें, एक x ले लें और कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1।
ये 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन है कि प्रोडक्ट जो दोनों का है वो 306 है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 306 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 बनेगा। इसको यदि मैं इधर लेके आऊँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो इजी पड़े वहाँ पे जो क्लिक किया आप उसको अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। हम इसको चलिए फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो 306 को यदि मैं फैक्टराइज करूँ तो 2 से कैंसिल होगा। 306 को यदि फैक्टराइज करूँ तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर ये 3 से और कैंसिल होगा 17 टाइम्स में, फिर 17 होगा। अब इसको ऐसे बनाना है पेयर कि क्या हो, मल्टीप्लाई करने पे तो इतना बने और ऐड करने पे क्या हो 1 आए। तो देखिए बना देते हैं ये पेयर, 3 3 जा 9, 2 जा 18 और ये 17, 18 और 17 का बना सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं प्लस 18x माइनस 17x और माइनस का 306 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ x प्लस 18 बचेगा, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 17, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 18 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x प्लस 18 दोनों जगह से कॉमन दिख रहा है, x प्लस 18 कॉमन दिख रहा है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से क्या बचा माइनस 17 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इंडिविजुअल ले जाकर के 0 करेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 17 इज इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 18, और यहाँ से जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। तो x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि वो जो कंजुगेटिव नंबर्स होंगे, जो 2 कंजुगेटिव नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके 18 और, देखिए कंजुगेटिव इंटीजर बोला है, कंजुगेटिव इंटीजर, तो अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट 306 बनाना है। तो वो x की वैल्यू यदि 18 माइनस 18 रखते हैं तो अगला क्या होगा, x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 क्या होगा माइनस 17, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा 306। यदि x की वैल्यू 17 रखते हैं तो अगला क्या होगा x प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 18, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा 306। तो x की वैल्यू माइनस 18 भी हो सकती है, यानी कि वो नंबर माइनस 18 माइनस 17 भी हो सकते हैं, और वो नंबर 17 और 18 भी हो सकते हैं। बस यहाँ बोला है क्या, 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60, इट्स हाइपोटेनियस इज 25, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये हाइपोटेनियस होता है, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये बेस होता है, ठीक है। वैल्यू किसकी दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर क्या है तीनों साइड का सम p प्लस b प्लस h की वैल्यू कितनी दिया है 60 सेंटीमीटर गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, ये तो गिवन है आपको, ये क्या है गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, इससे हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू कितनी है 25, यानी कि यहाँ से p प्लस बी जो है प्लस 25, ये गिवन है 60 के बराबर, यानी कि जो p प्लस v की वैल्यू है वो कितना है, इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 35। तो ये इक्वेशन है, क्या है, चलिए इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो ये गिवन है, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है जैसा कि गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं
पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी दिया है, एच की वैल्यू 25 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास p प्लस वी की वैल्यू पता है, तो इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को p प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स pb, माइनस 2 टाइम्स pb लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स pb आएगा, माइनस 2 टाइम्स हमने pb लिखा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है ये। इसको ओपन करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। ठीक है, चलिए अब p प्लस वी की वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन 1 में 35 है, तो इस p प्लस वी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये 2pb हो जाएगा, माइनस का 2pb हो जाएगा इज इक्वल टू 625। इसको सॉल्व करते हैं, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। ठीक है, माइनस का ये 2pb इज इक्वल टू 625। 2pb को उधर लेके जाते हैं तो ये 1225 माइनस इसको इधर लेके आते हैं इज इक्वल टू 2 टाइम्स pb। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 600 इज इक्वल टू 2 टाइम्स pb। अब यहाँ से pb की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से ले जाकर के डिवाइड करेंगे तो 300। pb की वैल्यू हमने निकाला यहाँ से। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया क्या होता है, जो एरिया निकालते हैं वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। पीवी या बीपी की वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ से सीधे 300, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एरिया, इसे डिवाइड करेंगे, ये 300 है तो कितना आ जाएगा 150 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो कंडीशन गिवन थी, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसका पेरीमीटर गिवन था 60, एक हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन थी, यहाँ से p प्लस बी हमने निकाला और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दिया और इसको p प्लस बी के फॉर्म में हमने लिख दिया, क्योंकि p प्लस बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से p प्लस बी की वैल्यू हमने रख दिया, यहाँ से 2pb, यानी कि pb की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया और एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, और पीवी यानी कि बेस इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाल रखा है, यहाँ पुट कर दिया, तो आंसर आ गया एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो ये हमने 10 क्वेश्चन किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और कुछ कंसेप्ट भी समझे। अब जो अगला चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसके जनरल टर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एंड एपी। एक ऐसी सीक्वेंस को हम एपी बोल सकते हैं जब इफ द डिफरेंस ऑफ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। एक ऐसी सीक्वेंस लिखी हुई है उसको हम एपी तभी बोलेंगे जब टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम आए। ठीक है, मतलब ये लिखा है कि जो डी है यानी कि जो डिफरेंस है, यानी कि ये देखिए, ये जो कोई भी एक सीक्वेंस लिखी हुई है उसमें एक टर्म है tn+1। ठीक है, tn+1 और एक टर्म है tn, यानी कि ये प्रीवियस टर्म है, tn यहाँ होगा, tn+1 यहाँ होगा, आगे क्या होगा tn+2। मतलब डिफरेंस दो नंबर्स, यानी कि इसका इसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म से जो डिफरेंस है उसको d यहाँ पे लिखा गया है, d इज इक्वल टू tn+1 टर्म माइनस tn टर्म, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब इस सीक्वेंस में यदि मैं इन दोनों का भी डिफरेंस निकालूं, यानी कि इस टर्म का यानी कि tn+2 का माइनस tn+1 के साथ, तो ये भी क्या आएगा d, यानी कि ये भी वही वैल्यू आएगी जो कि इन दोनों के डिफरेंस में, मतलब ये माइनस ये जो आया थर्ड माइनस सेकेंड भी वही आएगा, यानी कि सेम होगा। उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर, द कांस्टेंट डिफरेंस। और इस कांस्टेंट डिफरेंस जो d आ रहा है, हर केस में d जो आ रहा है, इस कांस्टेंट डिफरेंस टर्म को हम क्या बोलेंगे, डिनोट किससे करते हैं,
डी से, और इसी को बोलते हैं एपी में कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। चलिए, अब हमने कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ा कि हमेशा क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए उस पूरे सीक्वेंस में। अब उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड ए बी एंड सी सच दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। ये नंबर्स गिवन है ए 7 बी 23 एंड सी, ये एपी में है, ये बोला गया है। तो हमें क्या बताना है? ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। एपी गिवन है आपके पास ए 7 बी 23 और सी, मतलब ये सारे नंबर्स एपी में हैं। एपी में हैं तो हमें बताना है ए बी और सी। अब हमें पता है कि ये क्या है? ये एपी में गिवन है, और यदि ये एपी में है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही इन दोनों का भी डिफरेंस होगा, और वही इन दोनों का भी डिफरेंस होगा, और वही इन दोनों का भी डिफरेंस होगा। मतलब एक टर्म माइनस, मतलब दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म जो आएगा डिफरेंस, वही आएगा तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, वही आएगा ये फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और सेम वही डिफरेंस आएगा फिफ्थ टर्म को। फिफ्थ टर्म में से जब हम इसके प्रीवियस टर्म को घटाएंगे तो मतलब डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोल रहे हैं, वो कांस्टेंट आना चाहिए। बस वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, वी नो दैट कॉमन डिफरेंस जो है यानी कि डी, वो क्या होगा? सेम होगा। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो 7 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी माइनस 7, यही इज इक्वल टू होना चाहिए 23 माइनस बी, और यही इज इक्वल टू होगा सी माइनस 23, क्योंकि ये भी डिफरेंस है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, और वो भी डी है, और ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। चलिए, अब जब सभी के सभी सेम होंगे तो अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी और सी की। तो हम क्या करेंगे? यहाँ दिख रहा है यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो इन दोनों को पहले उठाते हैं। यहाँ से हमें बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बी माइनस 7 इज इक्वल टू क्या है? 23 माइनस बी। इस बी को इधर लेके आते हैं, 7 को उधर लेके जाते हैं, तो बी प्लस बी इज इक्वल टू 23 प्लस 7 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 15। अब बी की वैल्यू हमें पता चल गया 15 है। ठीक है, इस 15 को यानी कि इस b को अब यहाँ पे रखते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या है? 7 माइनस ए इज इक्वल टू बी, और b की जगह क्या रख सकते हैं? 15, तो 15 माइनस 7। यहाँ से देखिए क्लियरली। अब ये है 7 माइनस ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 15 माइनस 7 8, ए को उधर ले जाते हैं, 8 को इधर लेके आते हैं, तो 7 माइनस 8 इज इक्वल टू ए, यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 8 यानी कि -1। तो ए की वैल्यू हमने निकाल लिया, बी की वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे, ये है 23 माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस 23, सी माइनस 23, ये दिख रहा है यहाँ पे 23 माइनस बी, 23 माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस 23 हमने लिख दिया। अब b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। 23 को इधर लेके आते हैं तो 23 प्लस 23, और b को उधर लेके जाते हैं c प्लस b, ये 23 कितना हो गया? 46, और ये c और प्लस b की वैल्यू भी हमें पता है, b की वैल्यू कितनी है? 15, b की वैल्यू कितनी है? 15 को इधर लेके जाइए तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46 माइनस 15, 46 माइनस 15, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई? 31। तो हमने इजीली निकाल लिया a की वैल्यू -1, b की वैल्यू निकाल लिया 15, और c की वैल्यू भी निकाल लिया 31। कंसेप्ट कौन सा यूज किया? कॉमन डिफरेंस हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि एपी में है और एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। चलिए आगे चलते हैं। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 10th टर्म इज 46, फाइंड द एपी। अब यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे ये गिवन है कि फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो गिवन है। अब एक चीज़ आपको बता दें
कि जो AP होती है, AP में जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होती है उसको हम A लिखते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने अभी देखा ही था D, और इससे जो AP बनती है वो फर्स्ट टर्म A, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, फिर एक बार और कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, ऐसे ये AP चलती जाती है, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म पे देखिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू A है, सेकेंड टर्म की वैल्यू A प्लस D है, और थर्ड टर्म की वैल्यू A प्लस 2D है। ऐसे ही यहाँ पे nth टर्म आएगा, nth टर्म आएगा, उस nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए सेकेंड टर्म है, इसको A प्लस 1D लिखा, थर्ड टर्म को A प्लस 2D लिखा, तो इसी तरह से जो nth टर्म आएगा उसको लिखेंगे A प्लस इसका -1 करेंगे, यानी कि n -1 यानी कि A कम इंटू D। तो ये जनरल टर्म है nth टर्म, AP का nth टर्म है an इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे A फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, और D क्या है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गिवन है इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है, फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म का सम जो है वो 52 दिया है, यानी कि A5 प्लस A7 की वैल्यू क्या दिया है, 52 दिया है। A5 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, A प्लस 4D, A प्लस 4D प्लस A7 की जगह क्या रख सकते हैं, A प्लस 6D इज इक्वल टू क्या है 52। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2A प्लस 6 और 4 10D इज इक्वल टू कितना हो गया 52। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे देखते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि 10th टर्म जो है, यानी कि जो 10th टर्म है, यानी कि A10 की जो वैल्यू है वो कितने गिवन है 46। ये इक्वेशन 2 गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये गिवन है और ये भी क्या है गिवन है, और हम जानते हैं कि A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। तो ये इक्वेशन नंबर 2 या 3 इसको लिख सकते हैं। अब एक इक्वेशन यहाँ पे है A प्लस 5D, एक इक्वेशन यहाँ पे है A प्लस 9D, दो वेरिएबल हैं A और D, दो इक्वेशन है, हम इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A की भी वैल्यू आ जाएगी और D की भी वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इस तीसरे इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को, मतलब इसको यदि मैं क्या नाम दे दूं, चलिए इसको नाम देते हैं 2 और इसको चलिए नाम दे देते हैं 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड करते हैं। इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A प्लस 9D इज इक्वल टू 46 है, और यहाँ पे क्या है A प्लस 5D, A प्लस 5D इज इक्वल टू क्या है 26 है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, इससे A से A कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 5 गया, 4D यहाँ बचा, और यहाँ 46 में से 26 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 20, क्या बचेगा 20, और यहाँ से जो D की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5, 20 डिवाइड बाई 4, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। तो D की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब AP लिखने के लिए ये AP है, A प्लस D A प्लस 2D ऐसे ही लिखेंगे, तो D की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब निकालना है क्या, A की वैल्यू। अब D की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू यदि हम पुट कर दे तो वहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, D की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ क्या है A प्लस 9D, तो यहाँ पे 9 इंटू D की जगह 5 पुट करेंगे और 46 है, इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 45 इज इक्वल टू 46, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, 45 को लेकर सेपरेट करेंगे तो A की वैल्यू भी पता चल गई और D की वैल्यू भी पता चल गई। पहले तो 10 टर्म दिया था 46 के बराबर A प्लस 9D, A प्लस 9D 46 हुआ। इधर से एक इक्वेशन हमने बनाया था A प्लस 5D से कितना 26, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिफ्थ और सेवन्थ यानी कि A प्लस 4 प्लस A प्लस 6D की वैल्यू
52 दिया था, यहाँ से इक्वेशन बनाया a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। ठीक है, एक इक्वेशन में दूसरे कंडीशन से बनाया, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, a से a कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 5 घटा तो 4 बचा, और 46 में से 26 घटा तो 20 बचा, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 5। इस d को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, a प्लस 9d यानी कि 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 46, तो a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें लिखना है AP, तो a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 5, और AP क्या है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, तो AP क्या कर देंगे, AP लिख देंगे अब यहाँ पे, a की वैल्यू हमने निकाला है a1 और d की वैल्यू निकाला हमने 5, तो जो AP बनेगी वो AP क्या बनती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे ही चलती जाती है। a की जगह 1 होगा, a प्लस d यानी कि 1 प्लस 5 6, और a प्लस 2d यानी कि इसको 2 टाइम्स करेंगे 10 प्लस 1 ये 11 हो जाएगा। सिमिलरली इसको 3 टाइम्स करेंगे 3d यानी 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये AP चलेगी, तो AP की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ AP, एक AP आपके पास गिवन है 53, 48, 43 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। ये AP जो है इसका जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, मतलब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब ये AP जा करके नेगेटिव में भी जाएगी, तो कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि पहला नेगेटिव टर्म बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का फर्स्ट नेगेटिव टर्म दिया है, और हम जानते हैं कि जो जनरल टर्म होता है an, वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब ये कह रहा है कि ये जनरल टर्म हम मान लेते हैं कि जनरल टर्म nth टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने के लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले तो वी नो दैट, ठीक है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, जनरल टर्म यानी कि मान लेते हैं हम एन टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो लेस देन 0, एन इज लेस देन 0। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, तभी तो हम एन निकालेंगे कि कौन सा टर्म होगा। अब जो गिवन AP है 53, तो ये हो गया आपका ए, और यहाँ से डी जो निकालेंगे, डी क्या होता है, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो डी क्या होगा, डी होगा 48 माइनस 53। 48 माइनस 53 कितना आ गया, तो डी की वैल्यू जो है वो कितना आ गया, -5। क्या आ गया, -5। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। चलिए ए भी हमें पता चल गया 53, डी की वैल्यू भी पता चल गया -5। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह 53 प्लस n माइनस 1 इंटू -5 इज लेस देन 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 53 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 53 प्लस 5 58 माइनस 5n लेस देन 0। ठीक है, चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। तो 58 लेस देन 5n को हम उधर लेके गए, मतलब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5n जो है वो ग्रेटर देन किससे है, 58 से, तो आगे n निकालेंगे तो n ग्रेटर देन 58 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू देता है। n ग्रेटर देन, इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 पॉइंट, ठीक है, 11 पचे 55 3, 11.6 देगा, 11.6। मतलब n की वैल्यू 11.6 से बड़ी होगी, मतलब इंटीजर होनी चाहिए क्योंकि ये तो नंबर ऑफ टर्म है। 11.6 से बड़ी, तो अगला क्या आएगा, अगला जो होगा वो क्या आएगा, 12 टर्म। ये किसके बराबर इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, अगला वाला चाहिए, तो कौन सा टर्म हो जाएगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू 12।
यानी कि 12th टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म बनेगा इस गिवन एपी का, और बताना है विच टर्म, यानी कि 12th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, तो A12 जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। A12 क्या होता है, A प्लस 11D निकाल के चेक भी कर सकते हैं। A की वैल्यू क्या है 53 प्लस 11, D की वैल्यू क्या है -5, तो ये क्या है 53 माइनस कितना हो जाएगा 55, तो एक यहाँ से कितना आ जाएगा -2। तो 12 टर्म जो है वो कितनी वैल्यू दे रहा है -2, यानी कि ये पहला नेगेटिव टर्म होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा गिवन एपी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाई किससे हैं, 7, यानी कि 7 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब हमें उन सभी 3 डिजिट नंबर्स की एक सीरीज लिखनी होगी जो कि 7 से डिविजिबल है। तो इसके लिए सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो पता करना है हमें। ठीक है, तो कौन सा सबसे छोटा डिजिट है जो 3 डिजिट भी है और वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो एपी लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, एपी। पहले एपी हमें लिखना है। अब एपी के लिए क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, यानी कि पहला टर्म क्या कंडीशन लगाना है, 3 डिजिट भी होना चाहिए और वो 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पहला नंबर है 105। ठीक है, ये पहला ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। आप चेक कर सकते हैं इसको, 100 से एक एक आगे करके चेक कर सकते हैं। 7 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर जो 3 डिजिट में 105 बनेगा। और 7 से डिविजिबल होना है, यानी कि ए तो हमें पता चल गया 105, और 7 से डिविजिबल होना है यानी कि 7 7 गैप करके सीरीज बनानी है, यानी कि डी की वैल्यू भी क्या होगी 7, डी की वैल्यू भी क्या होगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमने लिख लिया, तो अगला टर्म क्या आएगा ए प्लस डी। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 112। ठीक है, आगे और 119, तो ये सीरीज बनती जाएगी। लास्ट टर्म क्या होगा, 3 डिजिट नंबर जो सबसे बड़ा है वो क्या है 999, लेकिन ये तो 7 से डिविजिबल है नहीं, यानी इससे कुछ नंबर कम होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो कौन सा नंबर ऐसा होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ से क्लियरली आप चेक कर सकते हैं जो 994 है वही एक ऐसा नंबर है जो कि क्लियरली 7 से डिविजिबल है। इससे बड़ा कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं है जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगा 994 बन जाएगा। ठीक है, चलिए 994 बन जाएगा। अब ये तो लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म है, और कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं, मतलब ये क्या है, ये लास्ट टर्म है। चलो इसको आप यदि an मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें n ही तो बताना है कि टोटल नंबर कितने बने। तो हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 105, ये है a, और d क्या है, d तो 7 था, 7 ये माइनस ये सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था 7 था। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर लेके आते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 4 में से 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 8, 8 8 9 बचा। ठीक है, ठीक, अब आगे चलते हैं। इज इक्वल टू इसको n माइनस 1 इंटू 7 लिखते हैं, 7 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 8 8 9 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार में कटेगा ये 7 1 जा 7, 18 हुआ, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49। तो यहाँ से क्या आ गया 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 को इधर ले आते हैं तो 128, यानी कि 128 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 डिजिट होते हुए 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 128। तो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो इसमें कंसेप्ट आता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब
इसमें हम क्या दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, सम ऑफ एन टर्म यानी कि एन टर्म्स का सम क्या होगा एपी में, और दूसरा यदि टर्म्स को सेलेक्ट करना हो, जैसे 3 टर्म सेलेक्ट करना है एपी में, या फिर 4 एपी के टर्म सेलेक्ट करने हो, या फिर 6 एपी टर्म सेलेक्ट करने हो, या फिर 5 एपी के टर्म सेलेक्ट करने हो, तो हम सिलेक्शन ऑफ टर्म यानी कि किस कंसेप्ट को यूज करते हुए यानी कैसे टर्म्स सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समटाइम्स वी रिक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, जरूरत पड़ती है हमें कभी कभी, तो ये एक कंसेप्ट है, या इसी तरह से हम सिलेक्शन करते हैं। इसमें दो कंसेप्ट है, एक तो इवन नंबर ऑफ टर्म यदि सेलेक्ट करना हो और ऑड नंबर ऑफ टर्म यदि सेलेक्ट करना हो, तो दो तरह का इसमें हम यूज करते हैं। मतलब एक तो 2, 4, 6, 8 ऐसे यदि टर्म सेलेक्ट करने हो, या फिर 1, 3, 5 इवन या ऑड नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करने हैं, तो उसी बेस पे इसको बनाया गया है। 3 टर्म्स यदि सेलेक्ट करने हो, 5 टर्म्स यदि सेलेक्ट करने हो, तो कॉमन डिफरेंस क्या रखेंगे, डी। यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स यदि सेलेक्ट करना है तो कॉमन डिफरेंस क्या रखेंगे, डी। यानी कि डी के डिफरेंस पे उस टर्म को सेलेक्ट करेंगे। यदि 3 टर्म हमें सेलेक्ट करना है एपी का, तो एक तो होगा ए, उससे डी कम कर देंगे यानी ए माइनस डी, और डी बढ़ा के लिखेंगे ए प्लस डी, यानी कि ये 3 टर्म हो जाएगा ए माइनस डी, फिर डी ऐड किया तो ए, फिर डी ऐड किया तो ए प्लस डी। यानी कि डी के डिफरेंस पे यानी कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स में क्या लेंगे, डी का, तो 3 टर्म्स हो गया ए माइनस डी, ए प्लस डी। सिमिलरली 5 टर्म्स लेना है, तो ए को यहाँ रखा, फिर ए माइनस डी, ए माइनस 2d, फिर आगे चले ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो डी के डिफरेंस पे रखेंगे। सिमिलरली यदि इवन नंबर ऑफ टर्म्स को यदि सेलेक्ट करना है, तो हम कॉमन डिफरेंस क्या रखेंगे, 2d रखेंगे। क्या रखेंगे, 2d रखेंगे। और टर्म्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, यदि 4 टर्म सेलेक्ट करना है, तो ए यहाँ से ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 2 टर्म हो गए 2d के डिफरेंस पे, फिर इधर 2d का और डिफरेंस करिए ए माइनस 3d, और इधर ए प्लस 3d, तो ये 4 टर्म हो गए। सिमिलरली यदि 6 टर्म को सिलेक्ट करना हो, तो ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, मतलब यहाँ पे बीच में ए माइनस डी, ए प्लस डी आ रहा है, ए माइनस डी, ए प्लस डी आ रहा है, फिर 2 का डिफरेंस आगे बढ़ाएंगे और पीछे भी कम करते जाएंगे। और यहाँ पे क्या था, बीच में ए आ रहा था, फिर डी के डिफरेंस पे पीछे और आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स को हम सेलेक्ट करने के लिए हम ये इसी तरह से टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बाकी इसमें सम का कंसेप्ट है वो क्वेश्चन में ही हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 336। अब यहाँ पे उसी कंसेप्ट को यूज करना है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 ऐसे नंबर हैं जो कि एपी में हैं, जिनका सम जो है 21 है और प्रोडक्ट क्या है 336 है। तो हम क्या करेंगे, लेट 3 नंबर्स बी, कौन कौन सा 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, अभी पढ़ा तो सिलेक्शन ऑफ टर्म, कौन कौन सा था, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया जो कि किस में है, एपी में हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, तो गिवन कंडीशन ये है कि उनका जो सम है वो 21 है, यानी कि इन तीनों का सम जो है वो 21 है। क्या है, 21 है। एक ये कंडीशन गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, उन तीनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि ए माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी, ये कितना गिवन है 336। ये 2 कंडीशन गिवन है, ये 2 कंडीशन आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। अब इसी को सॉल्व करते हुए हमें क्या बताना है, उन तीनों नंबर्स को बताने हैं कि वो तीनों नंबर्स कौन कौन से होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन सबको यदि सम करें तो डी से डी देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 3 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए इज इक्वल टू 27। यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 21 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7। अब
ए की वैल्यू हमें 7 मिल गई, इस ए की वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है और वहाँ से क्या मिल जाएगा डी, क्योंकि यहाँ ए और डी ही वेरिएबल हैं, ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ए टाइम्स ये क्या है ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। सीधे हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 और यहाँ क्या है 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 336 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए तो 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस 7d स्क्वायर हो जाएगा, या उससे आसान है कि हम 7 को ले जा करके उधर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ क्या बच जाएगा 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 336 डिवाइड बाई 7, ये कितनी बार में कटेगा 7 चौको 28, बचा कितना 5, 7 8 56, यानी कि ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 48। डी स्क्वायर को उधर ले जाइए तो यहाँ पे 49 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि यहाँ से डी की वैल्यू क्या मिल गई, डी की वैल्यू प्लस माइनस 1। ए की वैल्यू हमें मिल गई 7 और डी की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1। तो अब हमें क्या बताने हैं, नंबर बताने हैं। तो नंबर यही है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब डी की वैल्यू 2 मिली है, एक तो +1 दूसरा -1, तो दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। अब जो नंबर्स होंगे, नंबर्स कौन कौन से होंगे, ए, चलिए अब ए की वैल्यू जो है 7 पता है, एक बार डी की वैल्यू 1 लेते हैं, नंबर्स बनाते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा ए माइनस डी, यानी कि 7 माइनस 1 6। दूसरा नंबर क्या होगा ए यानी कि 7, और तीसरा नंबर क्या होगा ए प्लस डी यानी कि 7 + 1 यानी कि 8। ठीक है, यदि डी की वैल्यू ए की वैल्यू 7 ले लें, ए की वैल्यू, ये तो हमने ए की वैल्यू 7 लिया और डी की वैल्यू 1 लिया तो ये नंबर बना है। यदि मैं ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू -1 ले लूँ तब क्या नंबर बनेंगे। पहला नंबर है ए माइनस डी, तो 7 माइनस -1, 7 माइनस -1 यानी कि 8 होगा। फिर क्या है ए क्या है 7, और फिर अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर ए प्लस डी यानी कि 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो नंबर्स वही आ रहे हैं, बस इसमें पहला नंबर 6 आया, फिर 7, फिर 8, इसमें 8 7 6, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तीनों का सम 21 है और तीनों का प्रोडक्ट 336 होगा। या तो ये कंसिडर करिए या फिर ये कंसिडर करिए। चलिए आगे चलते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें देखना है, जो कि AP हमने देखा था कि a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, ऐसे ही करते करते n टर्म तक गया था। तो इसी n टर्म का जो सम होगा, मतलब इन सबको यदि ऐड करें तो क्या मिलता है, जो सम है उसको Sn से डिनोट करेंगे, वो n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस a n। इसका क्या मतलब है, जहाँ पे n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब कितने टर्म्स को हम सम कर रहे हैं। एक को पता है कि ये फर्स्ट टर्म है या वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म है, पता है आपको कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। जो an है वो क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू है। ठीक है, दूसरा एक और फॉर्मेट है, इसको लिखा जा सकता है, जिसमें हम जानते हैं कि जो an है, an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होती है।
इसी वैल्यू को यदि हम an की जगह यहाँ पुट कर दें तो n/2 ये a है प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस a यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक ये भी फार्मूला है और एक ये भी फार्मूला है। इसको हम यूज करेंगे जब फर्स्ट और लास्ट हमें टर्म पता हो तो डायरेक्ट इसको यूज करके ऐसे निकाल सकते हैं। यदि लास्ट टर्म नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं, SN = n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो ये सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर। मतलब सभी 2 डिजिट के जितने भी ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो एपी क्या बनेगी, यहाँ पे एपी बनेगी 2 डिजिट नंबर्स ऑड वाले। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। सबसे लास्ट वाला 2 डिजिट का ऑड नंबर कौन सा है जो पॉजिटिव है, वो 99 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, ये क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 11, डी कितना है 13 माइनस 2 यानी सॉरी 13 माइनस 11 यानी कि 2, डी पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है लेकिन हमें लास्ट तो पता है, an लास्ट पता है, an कितना है 99, an कितना है 99। बताना क्या है, सम बताना है। क्या बताना है, सम बताना है। और हम जानते हैं कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और a प्लस an होता है, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए हमें n तो चाहिए, यहाँ भी n है वहाँ भी n है, यहाँ यदि d पता है तो भी n चाहिए। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये लास्ट टर्म पता है, हमें क्या पता है लास्ट टर्म, यानी कि an की वैल्यू 99 है, पता है हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है 99 हो गया। a की वैल्यू हमें पता है 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू भी पता है कितनी 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 99। इसको सॉल्व करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो इस अपडेट करेंगे तो 88 बचेगा, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 88 होगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 88/2 यानी कि 44, और यहाँ से n इज इक्वल टू मिल जाएगा 44 प्लस 1 यानी कि 45। तो n की वैल्यू हमें पता चल गया 45। बस इसी n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो अब हम SN की वैल्यू जो निकालेंगे यानी कि 45 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट पता है हमें 11, लास्ट भी पता है हमें 99। इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, ये 45 डिवाइड बाई 2 है और इसको प्लस करेंगे तो 9 1 10 और 9 1 10 11। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 55 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे SN की वैल्यू कितनी आ गई 45 मल्टीप्लाई बाई 55। ठीक है, SN कितना आ गया 45 मल्टीप्लाई बाई 55। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 को 55 से, 5 5 या 25, 2 5 22, ये भी हो जाएगा 22 5, इसको ऐड करेंगे 2 7 4 2 यानी कि 2475। कितना आया 2475, 2475। तो SN की वैल्यू कितनी आ गई, SN आ गई, SN की वैल्यू 2475 यानी कि सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स का सम कितना आ गया 2475। तो हमने देखा कि सम का फॉर्मूला जो है या तो ये या फिर ये, दोनों अप्लाई करने के लिए n चाहिए। n के लिए हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू पता है तो हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से a पता है, d पता है, n की वैल्यू हमने निकाल लिया 45, इसी n की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 2475। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन। अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म AP का गिवन है 3n स्क्वायर माइनस 4n। डिटरमाइन द AP एंड इट्स 12th टर्म। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, SN गिवन है। क्या गिवन है, तो गिवन है SN की वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस का 4n। SN की वैल्यू क्या गिवन है 3n स्क्वायर माइनस का 4n। अब हमें बताना क्या है,
ये गिवन है, एपी बतानी है कि एपी कौन सी होगी और 12 टर्म भी बताना है। क्या बताना है? 12 टर्म भी बताना है और एपी भी बतानी है। एन हमें वेरिएबल है, तो चलिए रखते हैं एन की वैल्यू 1 रखते हैं। इसमें एन की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? S1 मिलेगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1, तो यहाँ से S1 हमें क्या मिल गया? 3 माइनस 4 यानी -1। सिमिलरली जब हमने n की वैल्यू 2 पुट किया, n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे इसमें तो S2 आएगा S1 आ गया 1 -1, S2 कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा? S2 की वैल्यू 2 दूनी 4 3 12 -8 यानी कि S2 की वैल्यू कितना आ गया? 4। S1 आ गया -1, S2 आ गया 4, और हमें पता है S1 और S2 क्या है? AP जब लिखेंगे तो A प्लस D, A प्लस 2D। S1 मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म का सम यानी कि A ही है, यही तो S1 है। और S2 क्या है? इन दोनों का सम, तो यहाँ से S1 क्या है? ये A के बराबर है, और ये क्या है? इन दोनों का सम है, यानी कि A प्लस D। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या आ गया? 2A प्लस D की वैल्यू कितनी है? 4 है। 2A प्लस D की वैल्यू कितनी है? 4 है, और A की वैल्यू -1 है। तो इस A की वैल्यू को हम यहाँ जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 2A प्लस D की वैल्यू क्या है? 4 है, और A की वैल्यू हमें क्या पुट करना है? -1, क्योंकि S1 ही क्या है? A होता है। तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू -1 प्लस D इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 प्लस D इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? इस -2 को उधर ले जाएंगे तो 4 और ये जाकर प्लस हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू हमें पता है तो AP लिख सकते हैं आसानी से। AP क्या हो जाएगा? यहाँ से A की वैल्यू कितनी है? -1। अब यहाँ AP लिखते हैं तो -1, A प्लस D करेंगे तो -1 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 5। फिर इसमें +6 करेंगे कितना आ जाएगा? 11। फिर +6 करेंगे तो 17। ये AP बन जाएगी। क्या है? AP। -1 से स्टार्ट है, -1 फिर +6 करते जाएंगे, AP लिख देंगे। फिर पूछ रहा है 12 टर्म क्या होगा? 12 टर्म यानी कि A12 कितना होगा? तो हमें पता है A12 जो है वो कितना होगा? A12 कितना होगा? A प्लस 11D पता है। A की वैल्यू कितनी आ गई? -1 प्लस 11, D की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ से A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 प्लस 66। तो यहाँ से A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65। तो हमने AP भी निकाल लिया और A12 की वैल्यू भी निकाल लिया। बस SN की जो वैल्यू गिवन थी, जो एक फॉर्मेट दिया था, उसमें n = 1 पुट किया, n = 2 पुट किया। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ही S1 होता है, और S2 क्या होता है? फर्स्ट प्लस सेकेंड का सम होता है, यानी कि A प्लस D होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी। A की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। फिर A पता चल गया, D पता चल गया, AP लिख दिया, और A12 भी हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। एक AP गिवन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है कितने हैं, जिनका कि सम गिवन है 513। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे आपके पास एक तो AP गिवन है और दूसरा SN गिवन है। SN कितना गिवन है? 513। और हमें पता है SN की वैल्यू क्या होती है? या तो n/2 A प्लस AN होती है, या फिर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D होती है। अब इसके लिए SN हमें पता है, SN तो ठीक है पता है, हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू बतानी है। अब उसके लिए A चाहिए और D चाहिए। तो A हमें दिख रहा है, ये A है, और D भी दिख रहा है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D क्या आएगा? 51 - 54 - 3। तो D हमें पता है -3 है, A हमें पता है 54 है। तो इस फार्मूले में रखते हैं। SN की वैल्यू कितनी है? 513, और AN तो पता नहीं है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज हम करेंगे। तो ये n/2 हो गया 2 टाइम्स A, यानी कि 2 × 54 प्लस
n माइनस वन इंटू डी की जगह क्या है -3। अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे, इज इक्वल टू ये n डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 54 प्लस का ये कितना हो जाएगा, इसको क्या करते हैं हम इधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 513 इंटू 2 1026 इज इक्वल टू ये क्या है n है। अब इधर आते हैं, ये कितना हो जाएगा 108 108 108 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3n और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 1026 इज इक्वल टू ये है n, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, माइनस का ये 3n हो जाएगा। इसको और आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1026 इज इक्वल टू 111n माइनस का 3n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इस 3n स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर लेके जाते हैं, तो ये 3n स्क्वायर माइनस 111n और प्लस का 1026 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं इसको, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर बनेगा, माइनस का ये कितना बनेगा 3 3 9 3 7 21 प्लस का 3 3 9 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से n की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से n की 2 वैल्यू आएगी, n की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से 2 वैल्यू आएगी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू आती है। अब इसको फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं या फिर सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 17 और 18 मिलेगा आपको, 17 और 18। इसका फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं 342 का 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, फिर ये किससे जाएगा, ये इसको आगे और आप कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, फिर इसको आगे और करते हैं, 3 से डिवाइड होगा 15 17, फिर 3 से होगा 19 टाइम्स में, फिर 19 आएगा, तो एक तो ये 19 हो गया और एक ये 18 हो गया, 3 3 जा 9 2 जा 18 और 19। तो 18 और 19 को माइनस के साथ सम करेंगे तो 37 बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये माइनस 19n माइनस का 18n प्लस का 342 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n हमने कॉमन लिया तो n माइनस 19 बना, माइनस 18 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो n माइनस 19 बना इज इक्वल टू 0। इसको और n माइनस 19 हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, n माइनस 18 इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से इंडिविजुअल यदि 0 किया तो n माइनस 19 को 0 किया एंड n माइनस 18 को इक्वेट किया 0 से, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गया 19 और n की वैल्यू आ गया 18। अब यहाँ से n की 2 वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स या तो 19 आ गया या फिर 18 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनमें से n इज इक्वल टू 18 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 19 भी हो सकता है, मतलब 18 टर्म का सम भी 513 आ सकता है और 19 टर्म का सम भी 513 आ सकता है। इसकी एक ही कंडीशन है कि n19 जो है वो यानी कि 90th टर्म जो है वो 0 आया हो इस गिवन एपी में, तभी कोई असर नहीं पड़ेगा। या तो 18 टर्म को जोड़िए या फिर 19 टर्म को जोड़िए, क्योंकि 19वां टर्म तो 0 है। चेक भी कर सकते हैं आप, 19वां टर्म यदि चेक करना हो आपको तो a19 को यदि चेक करना हो तो a प्लस 18d हो जाएगा और a कितना है 54 है प्लस 18 और d की वैल्यू कितनी है -3 है। तो देखिए यहाँ से 54 माइनस 54 तो a19 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब 18 टर्म को जोड़िए उसमें 19वां टर्म 0 भी जोड़ दीजिए तो भी आंसर क्या आएगा 513 ही आएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ टर्म्स 19 18 दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज। अब यहाँ पे क्या गिवन है, एपी में फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू दिया है 4 एंड लास्ट टर्म यानी कि एन की वैल्यू दिया है 49, मान लेते हैं लास्ट टर्म ही एन है 49 एंड सम ऑफ यानी कि एस एन की वैल्यू दिया है 265। तो बताना क्या है, डी की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, डी बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं पहले ए एन को। तो हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए एन क्या है 49 है और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू पता है 4 है प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, n माइनस वन इंटू डी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये कितना मिलेगा, इसको अभी इधर लेके आते हैं तो ये कितना होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 45 n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, तो एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी कंडीशन यदि हम यूज करते हैं Sn तो 265 इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म यानी कि 4 प्लस 49, ठीक है। अब यहाँ 4 प्लस 49 है, यहाँ n है, यहाँ 265 है, यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है n, तो यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। n की वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 530, कितना बन जाएगा 530 बन जाएगा, इज इक्वल टू ये n इंटू कितना हो जाएगा, ये जब इसको ऐड करेंगे तो ये 53 बनेगा। 53 से इधर डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू यहाँ से 530 अपॉन 53, n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 10। अब इसी को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 45, क्या मिलेगा 45 इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 10 पुट करना है तो 9d मिलेगा। n की वैल्यू कितना पुट करना है 10, तो 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू डी यानी 45 इज इक्वल टू 9d। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 5, d की वैल्यू आ गई, जो कि कॉमन डिफरेंस पूछा था, d की वैल्यू कितनी आ गई 5, कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, हम निकाल लिए। जो गिवन कंडीशन थी, एक तो an की वैल्यू दिया था, वहाँ से an के फॉर्म में हम फॉर्मूला के हिसाब से लिख लिए, यहाँ पे an की वैल्यू, Sn दिया है, Sn का हमने लिख लिया फर्स्ट और लास्ट टर्म के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से n आ गया, n को हम वापस इसमें पुट कर दिए तो यहाँ से d आ गया। तो आपके पास जो भी पूछा जाएगा उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है या तो दिया होगा या फिर ऐसी कंडीशन दी होगी कि हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 5। आगे चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है एपी का। अब इसमें देखिए ये केस स्टडी है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन है कि इंडिया इज competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly, ठीक है, by a fixed number every year. It produces 16,000 sets in 6th year and 22,600 sets in 9th year. अब इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो भी प्रोडक्शन है फैक्ट्री का वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कि एवरी ईयर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है हर वर्ष, यानी कि ईच ईयर, तो क्या है डी क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक गिवन है कि 6th ईयर में प्रोडक्शन कितना हो रहा है 16,000, यानी कि A6 की वैल्यू गिवन है कितनी 16,000। दूसरी क्या कंडीशन गिवन है 9th ईयर में, यानी कि A9 की जो वैल्यू गिवन है वो 22,600, ठीक है, ये गिवन है। फिर पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ए बताना है, हमें नहीं पता। दूसरा क्या बताना है, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ 8th ईयर, यानी कि A8 बताना है। A8 क्या होता है A + 7D, तो यहाँ से क्या निकालना है, A निकालना है, D निकालना है, हमारा यही टारगेट है। अब यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास, A6 दिया है और हमें पता है कि A6 जो है वो क्या होगा, A6 जो है यदि हम इसको यूज करते हैं तो A + 5D होगा। A + 5D की वैल्यू कितनी है 16,000। इसको यूज करते हैं A9, यानी कि A9 कितना होगा A + 8D, तो A + 8D की वैल्यू है 22,600। यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, इस पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि ये माइनस हो जाएगा ये वाला और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और 8D में से 5D घटेगा तो 3D बचेगा, इज इक्वल टू इसमें से इसको घटाएंगे तो 22,600 में से 16,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6,600 बचेगा, 6,600 बचेगा।
यहाँ से डी आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पे 2 2 0 0। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस डी को किसी भी इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें ए मिल जाएगा, ए प्लस 5 इंटू 2 2 0 0 इज इक्वल टू कितना है 2 2 6 0 0। ये है, यहाँ देख लेते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आगे साइड, ए प्लस, चलिए इसको अगली स्लाइड पे ही देख लेते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास आ गया था 2 2 0 0, ठीक है। और ए की वैल्यू ए प्लस 5d इज इक्वल टू कितना था, ए प्लस 5d यानी कि ये 6 की वैल्यू कितना था 16,000। तो ए प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 16,000, ठीक है। और d की वैल्यू हमें पता है तो d की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो a प्लस 5 इंटू 2 2 0 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 16,000। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस ये कितना हो जाएगा 0 0 11,000 इज इक्वल टू ये 16,000। यहाँ से a की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5,000। तो a की वैल्यू आ गया और d की वैल्यू भी पता है और हमें बताना क्या था, ए ही बताना था। तो ए की वैल्यू आ गया यानी कि फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आ गया और ए 8 बताना था। तो ये है क्या फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, ये क्या है फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन, फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन है फैक्ट्री का। और फिर बताना था 8वें ईयर का प्रोडक्शन यानी कि ए 8, तो ए प्लस 7d, ए की वैल्यू क्या है 5,000 प्लस 7 और डी की वैल्यू कितना था 2,200। तो कितना आ जाएगा 500 प्लस इसको हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 15400 आएगा, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो ए 8 जो है 8वें ईयर का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 15 5 20,400, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकाल लिया और 8वें साल का प्रोडक्शन भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का किया, कंसेप्ट भी देखे। और इसके पहले हमने पढ़ा था अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी कंसेप्ट देखे थे हमने, उसके 10 क्वेश्चन किए। और एपी के भी 10 क्वेश्चन किए, कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।